Good morning everyone. Today I am going to explain common error test 4 and the very first question is many a man है, यहीं पर गलत है और बहुत ही हल्का चीज है यह। many a और many के प्रयोग को समझना है तो यहाँ दो ट्रिक हम बताएंगे। many और certain ये दो ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है और इनके लिए आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। इसी का दूसरा चीज है कि अगर मेनी के बाद ए लगा हो या सर्टेन के पहले ए लगा हो तो इनके लिए आने वाला नाउन सिंगुलर होगा और इनके लिए आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर ये दो ट्रिक आप याद कर लेते हैं तो इस तरह के आने वाले सभी प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब उस ट्रिक से देखिए, मेनी के बाद ए लगा है यानी नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। नाउन तो सिंगुलर दिया हुआ है, सही है, लेकिन वर्ब सिंगुलर नहीं दिया गया है, इसलिए गलत है। तो यहाँ पर हैव के जगह हमें हैज का प्रयोग करना होगा, हैव हटा करके। क्वेश्चन नंबर 2, the arm was so badly injured that he must have it amputated। वाक्य यह शुद्ध है, यह कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज हुआ है। आर्म उसका इतना बैडली इंजर्ड था कि उसे एम्प्यूटेट अवश्य कराना चाहिए था। एम्प्यूटेट मीन्स होता है किसी अंग को शल्य चिकित्सा के द्वारा काट कर अलग कर देना। तो चूंकि कॉजेटिव वर्ब के रूप में जब हम काम को किसी दूसरे से करवाते हैं तो वहां हमें गेट या हैव का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए यह हैव यहाँ कॉजेटिव वर्ब का काम कर रहा है। तो कॉजेटिव वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो वह वर्ब 3 ही लेता है, इसलिए यह वाक्य शुद्ध है। इसमें आंसर होगा नो एरर। क्वेश्चन नंबर 3 इज आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज ऑफ। मैं पीछे कई क्लासेस में इसे बता चुका हूं, लेकिन फिर आप इसको एक बार समझिए। कंप्राइज का अर्थ होता है से मिलकर बना होना और कंसिस्ट का भी अर्थ होता है से मिलकर बना होना। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। कंप्राइज के बाद कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, जबकि कंसिस्ट के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में। तो या तो कंप्राइजेस के जगह पर हमें कंसिस्ट्स का प्रयोग करना होगा या ऑफ को हटाना होगा। प्रायः शब्द बदलने का अधिकार हमारा नहीं होता है, इसलिए हम कंप्राइजेस को रखें और ऑफ को हटा दें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर। जब भी इस तरह का आपको एक्सप्रेशन मिले जिसमें लिखा हो इन द लास्ट 1 ईयर, इन द लास्ट 2 ईयर्स, इन द लास्ट 3 ईयर्स, या आपको ऐसा मिले कि इन द पास्ट 2 ईयर्स, इन द पास्ट 3 ईयर्स, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। इसलिए यहाँ एस्केलेटेड गलत है और एस्केलेटेड के जगह पर चूंकि सब्जेक्ट द कॉस्ट है इसलिए लिखना होगा हैज एस्केलेटेड। एस्केलेट मीन्स होता है बढ़ना, यानी एस्केलेट किया है, बढ़ा है। अब एक बात यहाँ और है कि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर वी शुड अवॉइड बिगिनिंग अ सेंटेंस विथ ड्यू टू। विद्वानों ने कहा है कि हमें ड्यू टू से सेंटेंस शुरू करने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप अगर ऐसा शुरू करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत ही माना जाएगा। फिर यहाँ एक मेरी राय आप लोगों के लिए कि अगर कोई सेंटेंस ड्यू टू से शुरू हुआ हो तो आप दूसरी गलती खोजें, और दूसरी गलती न मिले तो ड्यू टू को हटा करके आप ओइंग टू का प्रयोग कर दें। लेकिन चूंकि यहाँ दूसरी गलती दी गई थी इसलिए ड्यू टू को हम सही मान लेंगे। यह एक विवादास्पद प्रश्न है, यह भी आप मान करके चलेंगे कि अगर आपने ड्यू टू को काट के ओइंग टू लिख दिया फिर भी हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए, क्योंकि यह डिपेंड करता है मूड पर, प्रश्न सेट करने वाले के कि उनके मूड में क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लेखक ड्यू टू को सही मानते हैं शुरू में प्रयोग करना और बहुत सारे लेखक गलत भी मानते हैं। तो यह एक ऐसा प्रश्न है कि बनाने के बाद भी
डाउट रहेगा कि आंसर मुझे उसमें सही मार्क्स सही मिलने जा रहा है या नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द नंबर ऑफ पीपल व्हिच, यहीं पर गलत है। अब द नंबर ऑफ के साथ एक और इंपॉर्टेंट रूल आता है कि द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगा। वो यहाँ पर वॉज लगा हुआ है, द नंबर ऑफ पीपल के लिए ही लगा है, इसलिए उस रूल को यहाँ फॉलो ठीक ढंग से किया गया है। लेकिन यहाँ व्हिच लगा दिया गया, जबकि यहाँ पीपुल है। तो मैं रिलेटिव प्रोनाउन में बताता हूँ कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग करें या हूं का प्रयोग करें। इसके अलावे हुज भी आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रायः हु या हूं होता है। यहाँ जरूरत हु की है, इसलिए व्हिच को आप रिप्लेस करें हु से। हु लगाने से यह वाक्य सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इवन दो he was over 90 he still enjoyed रीडिंग नॉवेल्स। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, एंजॉय के बाद हमेशा जेरंड आता है, आया हुआ है। एंड से जब जुड़ा तो एंड समटाइम्स स्पेंट नहीं होगा। जब एंजॉय के बाद दो वर्ब एंड से जुड़े हों तो दोनों जेरंड होते हैं, इसलिए स्पेंट के बदले हमें यहाँ स्पेंडिंग का प्रयोग करना होगा। और दूसरा एरर यहाँ डबल एरर दिला गया है गलती से, ओवर 90 नहीं होता है। अगर कहीं उम्र सीमा दी गई हो, एज का स्पष्ट वर्णन दिया गया हो, तो उस स्थिति में ओवर का प्रयोग नहीं, हमें अबव का प्रयोग करना होता है। दोनों का अर्थ होता है से अधिक, अबव और ओवर। ग्रामर का रूल यही है कि अगर उम्र सीमा स्पष्ट दी गई हो 15 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष, 90 वर्ष या 100 वर्ष, तो वहां से अधिक के अर्थ में above का प्रयोग करें। और यदि उम्र सीमा नहीं दी गई हो, सिर्फ कहा जाए कि वो अधिक उम्र का था, तो वहां कहेंगे ओवर एज। उस एज का लिमिटेशन नहीं दिया जा रहा है, तो इसे भी बचना होगा। हमेशा इस प्रयोग को ध्यान में रखना होगा। उम्र सीमा दे दी गई हो, निर्धारित कर दिया गया हो वर्ष, तो आप above का प्रयोग करें। इसलिए यहाँ ओवर के बदले हम above का प्रयोग करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द प्रिंसिपल ऑफर्ड मी टी बट आई डिनाइड इट। यहाँ दो वर्ब के बीच अंतर समझना है। रिफ्यूज का प्रयोग कहाँ करें और डिनाई का प्रयोग कहाँ करें। रिफ्यूज मीन्स भी होता है इनकार करना, डिनाई मीन्स भी होता है इनकार करना, मना करना या खंडन करना। तो रिफ्यूज का प्रयोग जब आपको किसी तरह का ऑफर या इनविटेशन मिल रहा हो और आप इसे ठुकरा रहे हो, मना कर रहे हो, तो वहां रिफ्यूज का प्रयोग करना होता है। आप पर कोई चार्ज लगाया जा रहा है, कोई ब्लेम किया जा रहा है और आप उसका खंडन कर रहे हैं, तो वहां आपको डिनाई का प्रयोग करना होता है। इस अंतर को आप समझ लीजिए, यह अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल ने मुझे चाय ऑफर किया, लेकिन मैंने डिनाई कर दिया। गलत, मैंने डिनाई नहीं किया, चाय पीने का ऑफर मिला था तो मैंने रिफ्यूज कर दिया। अब रिफ्यूज का सिनोनिम डिक्लाइंड होता है। यदि रिफ्यूज ना हो तो डिक्लाइंड भी हम देते हैं और हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली। टॉयल का मतलब होता है वर्क, और कभी भी टॉयल या वर्क के बाद हार्डली नहीं आता है, यह उसे नेगेटिव बना देता है। आप जानते हैं कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नो सूनर, ये सभी नेगेटिव एडवर्ब होते हैं। तो कठिन परिश्रम करना वर्क हार्ड या टॉयल हार्ड होता है, इसलिए हार्डली के जगह पर यहाँ हार्ड का प्रयोग करें। वही यहाँ पर एरर है, हार्डली नहीं होगा, हार्ड होगा। कहीं भी टॉयल या वर्क के बाद हार्ड आता है, क्योंकि ये गुड सेंस में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज द बस couldn't ascend, ascend means चढ़ना, the steep hill, जो हिल थी वो स्टीप थी, उस पर नहीं चढ़ पाया बस, क्योंकि it was in wrong gears। बस या कोई भी वाहन जिसे हम चलाते हैं वह एक बार में एक गियर में रहता है, 2 या
तीन गियर में नहीं रहता है, इसलिए यहाँ प्लूरल शब्द यह एक लॉजिकल क्वेश्चन था। गियर्स नहीं होगा, गियर होगा। वह किसी भी गियर में हो, 1 नंबर में हो, 2 नंबर में हो, 3 नंबर में हो, 4 नंबर में हो, उस समय वो एक गियर में रहता है, इसलिए यहाँ गियर का प्रयोग करना होगा, गियर्स का नहीं। लॉजिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 इज ही सेड दैट द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट पास्ड थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट। फेमस मॉन्यूमेंट पर आप ध्यान दें और आर्टिकल के रूल को याद करें। आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत यह रूल पढ़ाया जाता है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग अवश्य करें यदि वह कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया हो। जैसे एक छोटा एग्जांपल उसको समझाने के लिए मैं वेरी सिंपल एग्जांपल देता हूं। ही इज डॉक्टर। हम हिंदी में बोलते हैं वह चिकित्सक है, लेकिन अंग्रेजी में नहीं कह सकते ही इज डॉक्टर, ही इज टीचर, ही इज इंजीनियर। ऐसा प्रयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि ये डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर ये सभी काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, तो इन्हें गलत माना जाता है। इसका सही होता है ही इज ए डॉक्टर, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ मॉन्यूमेंट जो है वो कॉमन नाउन है, अब इसके पहले एडजेक्टिव लग गया है, तो उस एडजेक्टिव के पहले अर्थात यहाँ पर हमें ए या एन का प्रयोग करना चाहिए था। उच्चारण के अनुसार यहाँ ए का प्रयोग होगा, इसलिए आंसर होगा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कीपिंग इन व्यू द पब्लिक डिमांड। अब यहाँ पब्लिक शब्द जो है पॉजेसिव केस के रूल के अंतर्गत आता है कि पॉजेसिव केस में यह मैं डिटेल में पढ़ाता हूं कि जब भी पब्लिक शब्द के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा हो तो यह अपॉस्ट्रोफी एस गलत माना जाता है। यानी आप सीख लें कि कभी भी पब्लिक शब्द के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, इससे आपका काम निकल जाता है। कहीं भी पब्लिक में अपॉस्ट्रोफी एस दिखाई पड़े तो काट दें, लेकिन क्यों नहीं होता है ये लेखकों ने नहीं लिखा, सीधे लिख दिया पब्लिक में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं होता है। कारण यह है कि जब हम पब्लिक शब्द के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग करते हैं तो वह पब्लिक शब्द अपने आप में एडजेक्टिव बन जाता है, और चूंकि एडजेक्टिव के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है इसलिए पब्लिक के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी तो पब्लिक्स लाइब्रेरी नहीं होगा, पब्लिक स्कूल तो पब्लिक्स स्कूल नहीं होगा, पब्लिक हॉस्पिटल तो पब्लिक्स हॉस्पिटल नहीं होगा, क्योंकि जब ये दो नाउन एक साथ आते हैं तो पहला नाउन इसका एडजेक्टिव का काम करने लगता है और एडजेक्टिव बन जाने के चलते अपने साथ यह अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लेता है। यानी पब्लिक्स कहीं भी दिखाई पड़े तो आप देखते काटिए, और क्यों काटिए इसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 इज ही वांटेड टू नो वेदर। बिल्कुल सही है, वांटेड टू नो प्रश्न पूछा जा रहा है जोड़ने के लिए। यस नो क्वेश्चन में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इट वाज यहाँ भी सही है, पास्ट टेंस आया। द राइट एंड प्रॉपर, द राइट एंड प्रॉपर, राइट भी वही काम करता है, प्रॉपर भी वही काम करता है, तो दोनों में से किसी एक का प्रयोग करें, या तो राइट का प्रयोग करें या प्रॉपर का प्रयोग करें। दोनों का प्रयोग एक साथ कभी नहीं कर सकते, इसलिए या तो आप कहें कि इट वॉज द राइट थिंग टू डू या इट वॉज द प्रॉपर थिंग टू डू, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द ब्राइड सेड दैट शी वुड नॉट मैरी ए मैन ओवर 35। हम इसके पहले क्वेश्चन में इसका जिक्र कर चुके हैं कि अगर उम्र की सीमा दी गई हो तो ओवर का नहीं अबव का प्रयोग करना होता है। जैसे हम कहें कि ही इज ओवर 18 तो यह गलत होगा, हमें कहना होगा ही इज ओवर, सॉरी कहना होगा ही इज अबव 18। यहाँ उम्र की सीमा दी गई है अतः ओवर गलत है, यहाँ हमें अबव का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट that if he worked harder he would surely pass the exam। इसके टेस्ट के दिन मैंने प्रायः देखा कि विद्यार्थी लोग दैट और इफ एक साथ देख करके और आंसर 2 बना दिए। बिल्कुल गलत बनाए आप लोग, यह वाक्य शुद्ध है, इसमें कहीं गलती ही नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे दैट और इफ एक जगह आते हुए भी शुद्ध हो जाता है, यह ट्रिक सीख लीजिए। पहले तो यह सीखिए कि गलत कब होता है।
तो गलत दैट और इफ तब होता जब यहाँ टोल्ड का प्रयोग ना हो करके आस्क्ड का प्रयोग होता, इंट्रोगेटेड का प्रयोग होता, वांटेड टू नो का प्रयोग होता, क्वेश्चन्ड का प्रयोग होता, इंट्रोगेटेड का प्रयोग होता, यानी यहाँ प्रश्न होता, तब हम दैट और इफ का प्रयोग करके सेंटेंस को कनेक्ट नहीं करते। यह तो प्रश्न है ही नहीं, यह तो सामान्य बात कही जा रही है। एक तरीका हुआ डिटेक्ट करने का। अब दूसरा तरीका सीखिए कि दैट और इफ एक साथ दिया हुआ हो तो बाद वाला सेंटेंस दो पार्ट में रहता है। यदि दो पार्ट में है तो करेक्ट है। तो आप देखिए, ही वर्कड हार्ड, ही वुड श्योरली पास द एग्जाम। दो पार्ट में है, ही वर्कड हार्ड और ही वुड श्योरली पास द एग्जाम। जब दो पार्ट में हो तो दैट और इफ एक साथ सही हो जाते हैं, इसलिए इसमें एरर नहीं होगा। आंसर होगा नो एरर। क्वेश्चन नंबर 15 इज शी वॉज एक्सट्रीमली अननॉयड बाय। अब अननॉयड के साथ बाई का प्रयोग करना ही नहीं है। जब हम अननॉयड का वाक्य में यूज करते हैं तो अननॉयड के बाद हम विथ का प्रयोग करते हैं और इसके बाद एट का प्रयोग करते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग दिया हुआ हो, ह्यूमन बीइंग, तो अननॉयड के बाद विथ लगाएं, और अदर कुछ भी दिया हुआ हो, अदर नाउन्स, तो आप अननॉयड के बाद एट का प्रयोग करें। यहाँ आप देख लीजिए, हर लवर्स अनरीजनेबल बिहेवियर है, यानी उसकी नाराजगी उसके लवर के अनरीजनेबल बिहेवियर के कारण थी, यानी यहाँ बिहेवियर को शो किया जा रहा है, इसलिए बाई के जगह पर एट का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू गो टू मार्केट एंड बाई सम फ्रूट एज बनानास, एप्पल्स एंड गुआवास। यहाँ कुछ लोग फ्रूट को फ्रूट्स कर दिए। जब हम फ्रूट का प्रयोग फल के अर्थ में करते हैं तो इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। जब फ्रूट का प्रयोग फल के अर्थ में करेंगे तो यह होगा नो प्लूरल। और जब फ्रूट का प्रयोग परिणाम के अर्थ में करेंगे तब यह हमेशा प्लूरल में ही यूज होगा, यानी फ्रूट्स करना होगा। तो यहाँ सम फ्रूट सही है। अब यहाँ गलत क्या है, तो एज गलत है। यह कंजंक्शन में मैं पढ़ाता हूं कि ऑब्जेक्ट के पहले लाइक का प्रयोग करें, ऑब्जेक्ट के पहले लाइक का प्रयोग करें और सब्जेक्ट के पहले एज का प्रयोग करें। यहाँ आप निर्धारित करना है, इसको चेक करके देख लें कि सम फ्रूट जो उन्होंने खरीदा उसमें बनानास, एप्पल्स एंड गुआवास थे, यानी जिसे उन लोगों ने खरीदा या खरीदने जा रहे हैं या खरीद चुके हैं, तो जिसको वो खरीदने जा रहे हैं वो उस बाई शब्द का ऑब्जेक्ट है। और जब वह ऑब्जेक्ट है तो वहां एज नहीं होना चाहिए था, एज के जगह पर हमें लाइक का प्रयोग करना चाहिए था। एज सब्जेक्ट के पहले आता है और लाइक ऑब्जेक्ट के पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 17 इज he was fortunately not present on the spot where the bomb exploded. Explode means विस्फोट होना। सौभाग्य से या संयोगवश वह उस जगह पर उपस्थित नहीं था जहां बम विस्फोट हुआ। तो वेयर का प्रयोग यहाँ करेक्ट करने के लिए उचित तरीके से हुआ है। गलत है फॉर्चुनेटली अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एडवर्ब। यदि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली का प्रयोग सेंटेंस को मॉडिफाई क्वालिफाई करने के लिए किया गया हो तो उसी से हमें वाक्य शुरू करना होता है। फॉर्चुनेटली से या अनफॉर्चुनेटली से हमें वाक्य शुरू करना होता है। यानी जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो आप वाक्य शुरू करें या तो फॉर्चुनेटली से या अनफॉर्चुनेटली से, यानी आंसर होगा 1 और फॉर्चुनेटली को हमें पहले लाना होगा और होगा फॉर्चुनेटली he was not present and other words. Question number 18 is the workers felled no fewer than 10 trees within 6 hours and thereby showed their efficiency. यहाँ हमने देखा past tense का प्रयोग हुआ और वर्कर्स 6 hours 6 घंटे के भीतर 10 पेड़ काट करके गिरा दिए और इसके द्वारा वे अपने इफिशियंसी को दर्शाने का काम किए। यानी सेंटेंस पास्ट में है और जब सेंटेंस पास्ट में है तो वर्ब भी पास्ट में होना चाहिए। FELL फेल मीन्स होता है काट कर गिराना, यह वर्ब 1 है। इसका वर्ब 2 होता है फेल्ड, FELLED, तो वहां लिखना होगा FELLED फेल्ड। प्रिंसिपल वर्ब का यह कॉमन एरर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज
It was no other than Indira Gandhi who evinced an exceptional ability to lead the country to fame. कोई और नहीं, वो इंदिरा गांधी ही थी। यानी नो अदर के साथ बैंड का प्रयोग होता है, हुआ है। इंदिरा गांधी के लिए हु लगना चाहिए, लगा हुआ है, बाकी कहीं एरर नहीं है। यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ह्यूमन बीइंग के लिए हु लगेगा, नो अदर के साथ दैन का प्रयोग कॉम्बिनेशन सेंटेंस में कोरिलेट करने के लिए किया जाता है, इसलिए सही है, कहीं एरर नहीं है। आंसर इसका 2 एरर होगा। एंड द लास्ट वन इज द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट he is eligible for the post of probationary officer. The candidate being a graduate. अब चूंकि वाक्य का सब्जेक्ट जो है वह कैंडिडेट है और सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लाना है, अदर वर्ड लाना है, एंड बट बिकॉज सो देयरफॉर से जोड़ना है और तब ही का प्रयोग करना होता है। किसी नाउन के लिए प्रोनाउन का प्रयोग हम तब करते हैं जब नाउन वाला पार्ट अपने आप में पूरा हो जाता है। यह वाक्य द कैंडिडेट से शुरू किया गया, कैंडिडेट इस वाक्य का सब्जेक्ट है, इज इसका वर्ब है, एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इसका कॉम्प्लीमेंट है या कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हैं, तो अननेसेसरी लगा हुआ है ही, सुपरफ्लुअस है ही। इस वाक्य को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। एक टेक्निक तो मैंने सिखाया, इसका दूसरा टेक्निक है, जब भी इस तरह का प्रश्न आपको मिले तो बीइंग वाले पार्ट को मन ही मन पहले कर लें। तो बीइंग एक ग्रेजुएट को पहले कर लीजिए, बीइंग वाले पार्ट को मन ही मन पहले कर लें और सेंटेंस को पढ़ें, अपने आप एरर आपको दिख जाएगा। तो आप बीइंग वाले पार्ट को पहले कीजिए, बीइंग ए ग्रेजुएट, अब बचेगा द कैंडिडेट। तो बीइंग ए ग्रेजुएट द कैंडिडेट ही इज एलिजिबल। हाउ कैन वी राइट टुगेदर द कैंडिडेट एंड ही? कैसे एक साथ लिख सकते हैं हम कैंडिडेट को और ही को, यानी ही यहाँ अननेसेसरी लगा है। तो इस तरह के प्रश्न भी आते रहे हैं परीक्षाओं में और बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से आज का यह एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ